टुडेज टॉपिक इज द नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब है कि आपने नेशन स्टेट में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है। ऑलरेडी हम देख चुके हैं जहां पे कॉमन कल्चरल कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आ चुकी है। और इंपीरियलिज्म का मतलब होता है जहां पे एक बड़ी पावर अपने पॉलिटिकल डोमिनेंस को छोटी पावर्स पे इम्पोज करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया का बात करें, सो ब्रिटेन ने इंडिया को कॉलोनी बनाया था, लेकिन वो किसके थ्रू बनाया था? इंपीरियलिस्टिक आइडियोलॉजी के थ्रू बनाया था। सबसे पहले ब्रिटेन ने अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस सेटअप किया इंडिया पे, और पॉलिटिकल चीजों को कंट्रोल करने के बाद उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जिससे इंडिया कॉलोनी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि वो पॉलिसीज ऐसी थी जो कि मास्टर कंट्री दैट इज ब्रिटेन के लिए इंडिया एक रॉ मटेरियल सप्लायर का काम करने लगा, जिसकी वजह से इंडिया कॉलोनी बन जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन भी हो जाता है। अब इसी टॉपिक को हम देखेंगे कि कैसे इमरजेंस हुआ और इसका यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ। अगर हम लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी की बात करें, अब 19th सेंचुरी में आ क्या जाता है? 1800 से 1801 से 1900 का टाइम पीरियड आ जाता है। और लास्ट क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो क्वार्टर का मतलब हो गया 1875 से बाद का टाइम। सो अभी तक हमने देख चुके हैं कि जो नेशनलिज्म है वो लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट के इन एंड अराउंड यहाँ पे मूव कर रही है, जो कि फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी, सेम 19th सेंचुरी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, दैट इज 1850 से पहले का बात कर रहे हैं। लेकिन अब लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी आते आते वो एक नैरो गोल में कन्वर्ट हो चुकी है, जिसके लिमिटेड एंड्स हैं। मतलब क्या है यहाँ पे? इस पीरियड में जितने भी नेशनलिस्ट ग्रुप हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट में काफी ज्यादा इंटॉलरेंट हो गए हैं और वो दोनों को ही टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। चाहते हैं कि उनका नेशनलिस्ट ग्रुप जो है वो सुप्रीम रहे, यानी वो पॉलिटिकल डोमिनेंस इंपोज कर पाए दूसरे नेशनलिस्ट ग्रुप से, जिसकी वजह से होगा क्या? वो हमेशा रेडी रहेंगे वॉर करने के लिए। अब जो मेजर यूरोपियन पावर्स थी, एक चीज और कर रही थी कि जो अभी तक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे, जो एस्पिरेशंस थे लोगों के, उन्होंने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि हम अपने देश के लिए और लोगों पे कंट्रोल करेंगे तो हमारा जो देश है वो स्ट्रांग होगा और हमारी जो प्रेस्टीज है वो और इंक्रीज होगी। इस तरीके से उन्होंने अपने जो पीपल्स थे उनका सिंपली एस्पिरेशंस करके उनको यहाँ पे इंपीरियलिस्टिक एम्स को दिखा के मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर लिया कि हम तभी ज्यादा स्ट्रेंथन होंगे जब हम दूसरे एरिया पे पॉलिटिकल डोमिनेंस को स्टैब्लिश करेंगे। तो इस तरीके से मेजर यूरोपियन पावर्स अपने पीपल्स का सेंटिमेंट्स और मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट इशू आता है, दैट इज बाल्कन क्राइसिस। अब ये है क्या, समझिए। सबसे ज्यादा जो नेशनलिस्ट टेंशन 1871 यूरोप में देखने को मिलती है वो एक एरिया है बाल्कन एरिया, उसके इन एंड अराउंड में देखने को मिलती है। अब ये बाल्कन एरिया है क्या? बाल्कन एरिया जो है वो जोग्राफिकली और एथनिक काफी ज्यादा वेरिएशन है। दैट मीन्स एक सिंपल एरिया में, यानी एक ही एरिया में आपको बहुत ज्यादा एथनिक वैरायटी देखने को मिलती है। रोमानिया, बल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड दी मॉन्टीनेग्रो। अब मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। ये जो सारी इमेज है आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना ज्यादा यहाँ पे ये वाला जो बाल्कन एरिया है उन एरिया की बात कर रहे थे जो भी मैंने आपको अभी नेम बताए। जितने भी पीपल इन एरिया में रहते थे उनको कलेक्टिवली स्लैब बोला जाता था, स्लेव्स नहीं बोला जाता। SLAVS है यहाँ पे है। ये जो भी बाल्कन एरिया था, जो भी हमने अभी अब देखा कि वेरियस पार्ट्स, ये पूरा का पूरा यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। और जैसे जैसे रोमांटिक नेशनलिज्म इन एरियाज में आती जा रही थी वैसे वैसे वो ऑटोमन एम्पायर से अपने इंडिपेंडेंस की डिमांड करते जा रहे थे, यानी वो डिसइंटीग्रेशन होना चाहते थे, यानी डिसइंटीग्रेट होना चाहते थे ऑटोमन एम्पायर से। तो इस तरीके से ये जो एरिया था बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव हो जाता है। अब 19th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर ने अपनी जो एम्पायर था उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स भी लेके आए, वो इंटरनल रिफॉर्म्स, और अपने स्ट्रक्चर को भी मॉडर्नाइज किया। लेकिन ये जो बाल्कन स्टेट्स थे इनको इंडिपेंडेंस से कम कुछ भी नहीं चाहिए था। सो हुआ क्या, उससे वन बाय वन जितनी भी यूरोपियन हमने देखा, अभी जो नेशनलिटीज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि वो ऑटोमन एम्पायर का अब पार्ट नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो वो क्लेम कर रहे थे किसके बेसिस पे कर रहे थे? यहाँ पे उनका ये मानना था कि अगर वो इंडिपेंडेंस हो जाएंगे तो उनके पास पॉलिटिकल राइट्स भी आ जाएगा और नेशनलिटी भी आ जाएगा। और हिस्टोरिकली वो ये चीज दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो तो हमेशा से ही इंडिपेंडेंट थे, लेकिन अभी कुछ टाइम से उनको यहाँ पे सब्जुगेट कर लिया है फॉरेन पावर्स ने और वो दोबारा से अपनी इंडिपेंडेंस यहाँ पे चाहते हैं। यही रीजन था कि वो रेबेलियस नेशनलिटीज जो थी बाल्कन एरियाज में वो स्ट्रगल कर रहे थे और उनका ऑब्जेक्टिव यही था कि जैसे भी करके यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर से अपनी इंडिपेंडेंस को अचीव करना। अब हुआ क्या, जैसे जैसे डिफरेंट स्लैविक नेशनलिटीज स्ट्रगल करती जा रही हैं, अब वो अपनी आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करेंगी और अपने इंडिपेंडेंस को स्टैब्लिश करेंगी। अब क्वेश्चन आ रहा था कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, बिकॉज अभी हमने देखा कि जो स्लैविक नेशनलिटीज हैं वो काफी ज्यादा एथनिकली डाइवर्स हैं, इसीलिए ये जो एरिया है काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज में कन्वर्ट हो जाता है।
अब हुआ क्या, ये जो बाल्कन स्टेट्स थे आपस में बहुत ज्यादा जेलस थे। दैट मीन्स वो चाहते थे सिर्फ उनका ही जो बाल्कन स्टेट जो रीजन है वो पावरफुल रहे, बाकी किसी का ना रहे। तो वो आप एक ही तरीके से कर सकते हो, जब दूसरे की टेरिटरी को अपने टेरिटरी में कंट्रोल कर लोगे तभी ऐसा पॉसिबल है कि आप पावरफुल दिख पाएंगे। सोने पे सुहागा यानी जो प्रॉब्लम्स थी वो कॉम्प्लिकेट तब हो जाती हैं जब बिग पावर्स इंक्लूड हो जाती हैं इस बाल्कन राइवलरी में। दैट इज, अभी तक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, अब इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पे आ जाते हैं। इस पीरियड में यहाँ पे जो इंटेंस राइवलरी थी यूरोपियंस में किसकी वजह से थी, यानी जो यूरोपियन पावर्स थी, बड़ी बड़ी पावर्स थी, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन, इनके बीच में जो राइवलरी थी वो ये चीज को लेके थी कि वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करना चाहते थे, ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज एस्टैब्लिश करना चाहते थे, सो दैट उनके रिसोर्सेज जो है वो यहाँ पे बढ़ते रहें, और नेवल और मिलिट्री कंट्रोल करना चाहते थे हर एक यूरोपियन पावर। अब ये बड़ी बड़ी यूरोपियन पावर्स बाल्कन स्टेट्स में भी आ गई हैं, तो वो क्या चाहेंगी, तो सिंपली ये जो राइवलरीज थी जो छोटे लेवल पे चल रही थी अब बड़ी हो जाती है जब जो यहाँ पे बिगर पावर है वो इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, सच एज रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड एंड दी ऑस्ट्रो हंगरी। अब वो ज्यादा से ज्यादा पावर्स को कंट्रोल करना चाहते हैं बैल्कन्स को, और अगर कोई एक पावर ने बैल्कन्स पे वहां पे कंट्रोल कर रखा है तो उसको हटा के अपनी पावर को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा ट्रेड चाहिए, कॉलोनीज चाहिए और नेवल और मिलिट्री माइट चाहिए। अब फाइनली ये कल्मिनेशन क्या होता है बच्चे, यही बैल्कन वॉर रिजल्ट हो जाता है बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का यहाँ पे ओरिजिन को आप ट्रेस करेंगे तो आप बैल्कन कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पे शोकेस करेंगे। यहाँ जल्दी से इसको कंक्लूड कर लेते हैं। नेशनलिज्म जो रिलेट की गई इंपीरियलिज्म से उसने यूरोप को यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ ले गई, जो कि काफी ज्यादा डिजास्टर था। लेकिन यहाँ पे एक चीज और हुई, जितने भी कॉलोनाइज कंट्रीज थे यानी जिनको कॉलोनी बनाया गया था, अब वो अपने यूरोपियन पावर से उनके अपोज करने लगे हैं इंपीरियल डोमिनेशन, दैट इज वो इंडिपेंडेंस की डिमांड करने लगे हैं। और ऐसे जितने भी मूवमेंट थे उनको कलेक्टिवली बोला गया एंटी इंपीरियल मूवमेंट। वो अलग अलग जगह पे ऑल ऑफ दी वर्ल्ड में स्टैब्लिश हो रहे थे अपने मास्टर के अगेंस्ट में, दैट इज इंपीरियलिस्ट के अगेंस्ट में। इस तरीके से वो चाहते थे कि वो एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट को कन्वर्ट कर पाए। हम किन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कॉलोनीज की। कि इंडिया भी इज नॉट एन एग्जेम्पशन की, वो भी चाह रही थी कि जो इंपीरियल नेशन है दैट इज ब्रिटिश उसके अगेंस्ट में स्ट्रगल करके अपने आप को इंडिपेंडेंस किया जाए। अब जितने भी एंटी इंपीरियल मूवमेंट हो रहे थे इसमें एक चीज कॉमन थी कि वो यहाँ पे कलेक्टिव नेशनल यूनिटी, यानी सभी लोग एक साथ मिलके फाइट कर रहे हैं किसके अगेंस्ट में, इंपीरियलिस्टिक आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में, यानी इंपीरियलिस्टिक मास्टर के अगेंस्ट में। हमारे केस में वो क्या था, दैट इज ब्रिटेन था हमारे केस में। अब इस तरीके की जो आइडिया है नेशनलिज्म का, जो यूरोपियन आइडिया जिसको हम बोलते हैं कि जिसको हमने नेशनलिज्म को इंपीरियलिज्म से रिलेट किया गया बच्चे, ये कहीं पे भी इसको रेप्लिकेट नहीं किया जाता है। मतलब जो नेशन स्टेट नेशनलिज्म जहां पे है और जो नेशन स्टेट में कन्वर्ट होंगे वो इस टाइप के नेशनलिज्म को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और ये जो आइडिया था बच्चे, यानी नेशनलिज्म का जो आइडिया था सिंपली कि जो सोसाइटीज हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज हैं, जो अलग अलग यहाँ पे वेरिएशन के साथ यहाँ पे सोसाइटीज हैं, एथनिकली भी हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे हैं, किसी के बेसिस पे जो सोसाइटीज हैं, इनको एक साथ ऑर्गेनाइज किया जाए, यानी एक साथ लेके आया जाए नेशन स्टेट्स में। इस एलिमेंट को अडॉप्ट किया गया, जो कि ये बोला गया कि ये नेशनलिज्म का एक नेचुरल और यूनिवर्सल एलिमेंट है। बाकी जो यूरोपियन आइडिया था उन्होंने नेशनलिज्म को इंपीरियलिज्म से रिलेट किया गया, इसको कहीं पे भी रेप्लिकेट नहीं किया जाता है। ओके, सो विद दिस वी एबल टू कंप्लीट दिस चैप्टर।